चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं रोमन भूगोलवेत्ताओं को। कल हमने यूनानी ग्रीक विद्वानों को देखा था। आज की इस क्लास में हम रोमन भूगोलवेत्ताओं को देखेंगे कि रोमन भूगोलवेत्ताओं में कौन कौन से विद्वान हुए हैं जिन्होंने भौगोलिक चिंतन के इतिहास में अपना योगदान दिया और भूगोल के विकास में अपना योगदान दे करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, और इस रोमन विद्वानों के द्वारा कौन कौन से ग्रंथों को इन्होंने लिखा है और कौन कौन सी बातें इन्होंने कही है, तो उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले तो रोमन विद्वानों में सबसे महत्वपूर्ण विद्वान आता है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो, इनका कार्यकाल 63 ईसा पूर्व से 24 ईसा पूर्व तक रहा है। प्रथम निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थे और इनकी बुक का नाम आपको ध्यान में रखना है, अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है। हिस्टोरिका मेमोरीज इनकी पुस्तक है, जिसको हिंदी में ऐतिहासिक स्मृतियाँ इसको कहते हैं, और 43 खंडों में ये लिखी हुई है। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनके बारे में और कुछ जानकारी है। ज्योग्राफी का इनकी सेकंड पुस्तक है। दूसरी पुस्तक का नाम इनकी का ज्योग्राफी का है, जो कि 17 खंडों में लिखी हुई है। पहली की पुस्तक इनकी 43 खंडों में लिखी हुई है। तो इस तरीके से इनकी दो पुस्तकें हैं, उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ज्योग्राफी का इरोटोस्थनीज, यानी ज्योग्राफी का तो इरोटोस्थनीज ने लिखी है, और ज्योग्राफी का इरोटोस्थनीज ने लिखी है, और ज्योग्राफिया स्ट्रैबो ने लिखी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है और अक्सर वो परीक्षा में जब बैठते हैं तो इस क्वेश्चन जब आ जाता है तो उसको गलत कर देते हैं। यहाँ आपको पता रखना है, इतना सा कन्फ्यूजन है। ज्योग्राफी का इरोटोस्थनीज की है और ज्योग्राफिया स्ट्रैबो की है। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। और भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने किया है। सबसे पहले यूजीसी नेट एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि निम्न में से भूगोल को स्ट्रैबो के द्वारा बांटकर अध्ययन किया गया, ये किस भाग में बांटा, इसको नहीं बांटा गया है। तो भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और गणितीय भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। तो सबसे पहले इन चारों के अलावा जो भी आता है वो नहीं है। इन चारों में उन्होंने भूगोल को बांट करके अध्ययन किया है। भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, गणितीय भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल में स्ट्रैबो ने भूगोल को बांट करके अध्ययन किया है। इन चारों के अलावा यदि कोई इसी अन्य का नाम आता है तो वो इन्होंने नहीं बांटा है उसको। ठीक है, तो इतना कन्फ्यूजन आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा विद्वान था स्ट्रैबो, या प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने मतलब भूगोल को 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया, तो उसमें आपका स्ट्रैबो आ जाएगा। और यदि स्ट्रैबो का नाम दे करके भाग दे दिए जाए तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, गणितीय भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल में इन्होंने बांटा है। इसके अलावा जो कोई भी है उसको इन्होंने नहीं बांटा है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं। और इन्होंने जो अपनी ज्योग्राफी का जो लिखी है वो इन्होंने लिखी है 17 खंडों में। भौगोलिक विश्वकोश इसको कहा है, और प्रादेशिक भूगोल का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, स्ट्रैबो को। आपको ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा, मैंने यहाँ जो भी कन्फ्यूज़न थे यहाँ मैंने नोट लगा करके कन्फ्यूजन है उनको लिखा है, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन नहीं रहे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिएगा, हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रादेशिक भूगोल का पिता हिकेटियस है, लेकिन जब हिकेटियस और स्ट्रैबो आता है तो स्ट्रैबो सही होगा, क्योंकि इसे ही प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। देखिएगा, प्रादेशिक भूगोल का पिता हमने पिछले वीडियो में हिकेटियस को पढ़ा था, लेकिन जब हिकेटियस और स्ट्रैबो दोनों आते हैं तो स्ट्रैबो सही होगा, क्योंकि इसे ही प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। और क्षेत्र वर्णन कोरोलॉजी नामकरण इन्होंने दिया है। प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कोरोलॉजी क्षेत्र वर्णन का नाम दिया है। और इसके बाद में ज्योग्राफी का को इन्होंने 17 खंडों में लिखा है। उसमें इन्होंने भौगोलिक विश्वकोश है, उसको इन्होंने पहले और दूसरे भाग में इन्होंने भूगोल के सामान्य नियम बताए हैं। और तीसरे से 10वें भाग तक इन्होंने यूरोप का वर्णन किया है। 11वें से 16वें भाग तक इन्होंने एशिया का वर्णन किया है। और 17वें जो खंड है उसमें इन्होंने अफ्रीका का वर्णन किया है, यानी लीबिया का वर्णन इन्होंने किया है। और भारत को इन्होंने 15वें खंड में रखा है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ज्योग्राफी का में स्ट्रैबो के द्वारा भूगोल को बांटने में भारत को कौन से नंबर पर रखा गया है, तो भारत को इन्होंने 15वें नंबर पर रखा है। 15वें खंड में इन्होंने भारत का वर्णन किया है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ इनके बारे में है नहीं। अब नेक्स्ट विद्वान आते हैं प्लिनी। इनकी बुक है नेचुरल स्टोरी, आपको ध्यान में रखना है। प्राकृतिक इतिहास 37 खंडों में इन्होंने लिखी है। पुस्तक इनकी स्टोरिया इनकी पुस्तक है। और विसुवियस जो ज्वालामुखी था उसका अध्ययन इन्होंने किया है, जिसे पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी हम कहते हैं। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी इसे कहा जाता है, विसुवियस ज्वालामुखी को।
और ज़्यादा कुछ इनके बारे में है नहीं। इसके बाद में इसके आगे आते हैं सोलिनस। नेक्स्ट विद्वान आते हैं 3 नंबर सोलिनस। सोलिनस की पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है। आश्चर्यजनक पदार्थों का संग्रह इन्होंने किया है। आश्चर्यजनक जो पदार्थ हैं उनका संग्रह इन्होंने किया है। और ज्वालामुखी के प्रकारों के नाम बांटने का श्रेय भी इनको दिया जाता है लैक्राइस महोदय को। और निम्न प्रकार के ज्वालामुखी इन्होंने बताया है, जिसमें हवाईयन तुल्य है, स्ट्रोम्बोली तुल्य है, वल्कनिन तुल्य है, पिलियन तुल्य जो कि तीव्र प्रकार का ज्वालामुखी है। और ज़्यादा कुछ इसके बारे में है नहीं। और आपको इतना सा ध्यान में रख लेना है कि पिलियन तुल्य ज्वालामुखी तीव्र प्रकार का ज्वालामुखी होता है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के द्वीपों के आसपास में पाया जाता है। इतनी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट विद्वान आपके आते हैं क्लॉडियस टोल्मी। क्लॉडियस टोल्मी के बारे में इनका कार्यकाल 90 से 168 ईसा पूर्व तक रहा है। मिस्र के मूल निवासी है ये भी। और टोल्मी को मानचित्र कला का पिता कहा जाता है। देखिएगा, टोल्मी को मानचित्र कला का पिता भी कहा जाता है। और क्लॉडियस टोल्मी को मानचित्र कला का पिता हम कह सकते हैं फादर ऑफ कार्टोग्राफी। ठीक है, टोल्मी यहाँ लिखा हुआ है, इसमें टी साउंड साइलेंट है। आपको इसी तरीके से इसको टोल्मी बोला जाता है। पी साउंड यहाँ साइलेंट आ रहा है, टोल्मी इसको बोला जाता है। और आधुनिक मानचित्र कला का पिता हेनरिच बैरन को कहा जाता है। अब देखिएगा, यहाँ भी कन्फ्यूजन है आपको कि मानचित्र कला का पिता टोल्मी को मानचित्र कला का पिता कहा जाता है, लेकिन बात जब आधुनिक मानचित्र कला के पिता की है तो वो हेनरिच बैरन है और मानचित्र कला के पिता टोल्मी है। इसके अलावा टेरा इनगोनाटा की संकल्पना इन्होंने दी है। और इसका मतलब टेरा इनगोनाटा का मतलब होता है अज्ञात भूमि, जिसको इन्होंने अंटार्कटिका को बताया है कि अंटार्कटिका एक अज्ञात भूमि है। ठीक है, इसके बारे में टोल्मी के अनुसार, अब देखो टोल्मी ने क्या कुछ कहा है। टोल्मी ने के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो कि मानचित्र कला के निर्माण की कला में कार्य करता है। मानचित्र कला के निर्माण की कला में कार्य करता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि वह कौन सा विद्वान है जिन्होंने मानचित्र कला के निर्माण की कला में भूगोल कार्य करता है, यह बात कही है, तो वो है आपका टोल्मी। इसके अलावा कोऑर्डिनेट निर्देशांक के बारे में इन्होंने सही जानकारी दी है, जिसमें से अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपस में मिलती है, उस स्थान को प्रदर्शित किया जाता है। अक्षांश और देशांतर बिंदु के मिलन को कोऑर्डिनेट के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, उसके बारे में इन्होंने सही जानकारी दी है। इसके अलावा शंकु आकार जो प्रक्षेप होता है और कोनिकल प्रोजेक्शन, उसके विकास और निर्माण इन्होंने किया है। और टोल्मी के कार्यों में सुधार करते हुए अरब भूगोलवेत्ता अल इदरिसी ने भूगोल में जानकारियों को प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि टोल्मी के कार्यों में सुधार करते हुए ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने टोल्मी के कार्यों में सुधार करते हुए उसकी जानकारियों को भूगोल में सही तरीके से प्रस्तुत किया, तो वो था अल इदरिसी, ना कि अल इदरिसी था, ना कि इब्ने बतूता है, ना कोई और है। अल इदरिसी सही विद्वान था, आपको ध्यान में रखना है, जिसने टोल्मी के कार्यों में सुधार करके और भूगोल में सही जानकारी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। ठीक है, इसके अलावा टोल्मी का जो विश्व मानचित्र है वो रूपांतरित शंकु आकार प्रक्षेप पर आधारित था, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसकी कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपको एनालिमा नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। आउटलाइन ऑफ द ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भूगोल की रूपरेखा इसको कहा जाता है, भूगोल की गाइड भी इसको कह देते हैं। अक्षांश देशांतर का निर्धारण इसमें किया गया है। अल्माजेस्ट इनकी पुस्तक है, खगोल विज्ञान और गणित से संबंधित। ज्योग्राफिया सिंथेटिस 8 खंडों में इन्होंने लिखी है, भौगोलिक वर्णन इन्होंने किया है। इसके अलावा इनकी जो नेक्स्ट पुस्तक जो है वो है ग्रहीय संकल्पना, द गाइड टू ज्योग्राफी, 8 खंडों में इन्होंने लिखी है। इसके अलावा टोल्मी महोदय हैं उनको कुछ विद्वानों ने साहित्यक चोर की संज्ञा दी है। साहित्यक चोर की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे विद्वानों के ग्रंथों के लिखे गए आंकड़ों को चोरी कर लिया था, इसीलिए इनको साहित्यक चोर की संज्ञा दी जाती है। और टोल्मी के मानचित्र में धुले प्रसुम स्थानों को, विश्व के सुदूरतम जो धुले प्रसुम स्थान हैं उनको उत्तर दक्षिण का स्थान इन्होंने दिया है। और प्रमुख याम्योत्तर जो रेखा है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि वो फॉर्चुनेट द्वीपों से गुजरती है। और इसके बाद में हम चलते हैं, नेक्स्ट आता है पोम्पनेस मेला। पोम्पनेस मेला के बाद में अंधयुग आता है, उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब इस पोम्पनेस मेला को डिस्कस कर लेते हैं। तो पोम्पनेस मेला, इसकी बुक है कॉस्मोग्राफी, आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय खंड है डिकोरोग्राफिया, आपको ध्यान में रखना है। कालक्रम में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आया स्ट्रेबो के बाद में आया टोल्मी, प्लिनी, फिर आया सोलिनस, फिर आया टोल्मी, पोम्पनेस मेला। इस तरीके से इनका कार्यकाल रहता है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, कार्यकाल को अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये था आज का आपका
क्लास का वीडियो कैसा लगा आपको वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।